तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले ये डायमेंशंस क्या होता है वो समझ लेंगे। डायमेंशन समझने के लिए एक काम करता है, लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक फॉर्मूला। तो मुझे बताओ स्पीड मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। और ये जो स्पीड है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम से डिराइव हुआ, इसलिए डिराइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन मतलब क्या? स्पीड अपॉन टाइम। तो ये एक्सेलरेशन ये डिराइव्ड है कि फंडामेंटल है? डिराइव्ड। और स्पीड खुद क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक टाइम ऑलरेडी था, टाइम 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 स्क्वायर, राइट? फोर्स, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो फोर्स ये फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी है, बराबर। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो, स्पीड है या एक्सेलरेशन है या फोर्स है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। डिस्टेंस और टाइम क्या था? फंडामेंटल। डिस्टेंस और टाइम स्क्वायर क्या है? फंडामेंटल। मास डिस्टेंस और टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो a derived physical quantity can be expressed as some combination of 7 fundamental quantities। कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो वो किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी के, बराबर, राइट? पक्का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एनी डिराइव क्वांटिटी इज इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सम कॉम्बिनेशन क्यों बोला? ये किसका कॉम्बिनेशन है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, ये मास डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये कॉम्बिनेशन अलग, ये अलग और वो अलग, इसलिए सम कॉम्बिनेशन। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमको अगर बताना है स्पीड तो क्या हम हर बार ऐसा लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम? अगर बताना है एक्सेलरेशन तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, हम लोग कुछ शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ होता है ना डिस्टेंस, तो इसको लिख देते हैं एल। टाइम मतलब टी, राइट? करेक्ट। तो एल अपॉन टी, पावर में कुछ नहीं है मतलब कौन है? 1। और ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? माइनस। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस मतलब कौन? एल। टाइम मतलब कौन? टी रेस टू 2। ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? -2। तो T1, L1 और T -2। मास मतलब m, डिस्टेंस मतलब l, टी रेस टू 2। ऊपर जाएगा तो -2, बराबर। लेकिन लेंथ, एल और टाइम क्या थे? फंडामेंटल थे। लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल है। लेंथ और टाइम क्या है? फंडामेंटल है। तो अगर आप देख रहे हो, हमने डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ पावर लिख दिए। यहाँ पे पावर क्या है? 1 और -1। यहाँ पे पावर क्या है? 1 और -2। यहाँ पे क्या है? 1 1 और -2। इन पावर्स को बोलते हैं हम लोग डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशंस। ओके। तो अभी जो कुछ भी मैंने बताया उसको वापस एक बार रिपीट करेंगे और लिख भी लेंगे साथ में। मतलब आई विल राइट इट डाउन, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आइडिया क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, a derived physical quantity, a derived physical quantity can be expressed as, a derived physical quantity can be expressed as some combination of 7 fundamental quantities। तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी हो, जैसे स्पीड,
ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर है। तो सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हर बार मैं डिस्टेंस पूरा नहीं लिखूंगा, हर बार मुझे टाइम भी नहीं लिखना है, तो हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने सिंबल में लिखा। कैसे लिखा हमने, सिंबल में। तो फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि बार बार ऐसा लिखेंगे क्या, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, फोर्स इज मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस पूरा नहीं लिखते, डिस्टेंस को एक सिंबल दे देते हैं एल। टाइम पूरा नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, टी। वैसे मास के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो फॉर कन्वीनियंस फंडामेंटल क्वांटिटीज are represented by symbols, are represented by symbols. For example, suppose अगर मेरे पास क्वांटिटी लेंथ है, तो उसका सिंबल मैं क्या यूज करूंगा, एल। तो अगर क्वांटिटी मेरे पास लेंथ है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो हम यूज करेंगे एल। अगर क्वांटिटी मास है तो यूज करेंगे एन। अगर क्वांटिटी टाइम है तो यूज करेंगे टी। अगर क्वांटिटी टेम्परेचर है, अब प्रॉब्लम क्या आता है ना, हमने टाइम के लिए ऑलरेडी टी यूज कर लिया, तो टेम्परेचर के लिए टी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैं अगर दोनों को टी लिखता हूँ तो कैसे समझेगा कि ये टी टेम्परेचर का है और वो टी टाइम का है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं केल्विन, केल्विन का के। ओके, टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, 7। कौन कौन से 7 थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कहीं पे यूज होता है आई, कहीं पे यूज होता है ए। वो बुक टू बुक वेरी करेगा, हम यहाँ पे ए यूज करने वाले हैं। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं सी। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं मोल, MOL। बराबर, ज्यादा क्लियर। तो हमको करना क्या है, हमको डिराइव क्वांटिटी को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है। वो करने के लिए हमने क्या किया, हमने फंडामेंटल क्वांटिटी का पूरा नाम लिखने की जगह पे सिंबल्स यूज करने वाले हैं। लेंथ अगर लिखना है तो मैं एल यूज करूंगा, टाइम लिखना है तो टी यूज करूंगा, टेम्परेचर लिखना है तो के यूज करूंगा, मास के लिए एम, करंट के लिए ए। अब अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं और बताता हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लिखना है स्पीड, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए लिखूंगा एल अपॉन टी। पावर में क्या है, 1, ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, -1। ये जो पावर्स है इसको क्या बोलते हो, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस कैसे डिफाइन करोगे, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। क्योंकि एल और टी क्या था, फंडामेंटल था, मस्ट बी रेज्ड। अब क्वेश्चन ये आया कि ये करना क्यों है। मुझे एक बात बताओ, जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर, टाइम का क्या था, सेकेंड, है ना, स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये आया कहाँ से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ से आता है। लेंथ किस में होता है, मीटर, पावर क्या है 1, टाइम सेकेंड, पावर क्या है -1, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को में क्या लिखा है, पावर्स। और ये पावर्स को क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। तो पहले डायमेंशन डिफाइन कर लेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना, एकदम इजी है। हमको डिराइव क्वांटिटी का यूनिट निकालना था। डिराइव क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए हमने फंडामेंटल यूनिट्स के पावर लिख लिए, और इस पावर को क्या बोलते हो, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आर द पावर
are the powers to which are the powers to which fundamental units must be raised in order to obtain, क्या चाहिए था हमको, यूनिट्स चाहिए थे, किसके, डिराइव्ड क्वांटिटीज के। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, बस इतना ही है डायमेंशंस का मतलब। अब देखो होता क्या है, ये जो पावर में तुम लिखते हो ये क्या होते हैं, डायमेंशन। लेकिन अगर मैं पूरा ही एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मतलब मैं L⁻⁴ और T⁻⁻⁴ पूरा लिख रहा हूँ, सिर्फ पावर नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन लिखते वक्त इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इस एक्सप्रेशन को बोल देते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। तो याद रखो, अगर मुझे स्पीड लिखना है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है l, टाइम क्या है t, ये बन जाएगा L1t-1, और मैं इसको कौन से ब्रैकेट में लिखूंगा, स्क्वायर। और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन या इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोल सकते हो, डायमेंशनल इक्वेशन भी बोल सकते हो। है तो क्लियर, पक्का, श्योर, 100%। तो अब एक काम करेंगे, अब हम लोग कुछ बेसिक फिजिक्स में जो आपको फॉर्मूला आने वाले हैं आगे जाके, उन सबके हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेंगे, उसके डायमेंशंस भी लिखेंगे, उसका SI यूनिट भी लिखेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 1 है उसका बेसिक काम क्या है, फिजिक्स में 2 साल में कम से कम आपको 150 से 200 फॉर्मूला आने वाले हैं। तो उसका काम ये है कि कम से कम जो सिंपल फॉर्मूलाज है वो आपको अभी से पता हो। जैसे फोर्स आपको पता है, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है, वैसे आपको पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन था, लेकिन उसके यूनिट्स क्या थी, व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स, नहीं पता ना। तो अभी वो पता लग जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, उन सबका हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला, फिर उसके डायमेंशंस और फिर उसका SI यूनिट। तो फॉर्मूला, उसका SI यूनिट एंड उसका सिंबल। तो टेबल मैंने बना के दिया है आपको, क्वांटिटी दिया है, फॉर्मूला दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है और SI यूनिट दिया है। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला, फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब उसके डायमेंशंस, फिर उसका SI यूनिट। SI यूनिट ओके। तो एक एक करके, अभी कुछ आपको नोट्स में दिए हैं, कुछ नहीं भी दिए हैं, तो जो नहीं दिए वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम सिंपल से, एकदम बेसिक। फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस टेक एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, अगर स्क्वायर है और एक साइड L है तो L स्क्वायर, और अगर रेक्टेंगल है, एक साइड A है दूसरा साइड B है, A इंटू B, तो एरिया का फॉर्मूला होता है नॉर्मली साइड स्क्वायर। अगर साइड को A से डिनोट कर रहे हो तो A स्क्वायर, B से डिनोट कर रहे हो तो B स्क्वायर, L से डिनोट कर रहे हो तो L स्क्वायर। L मतलब क्या, डिस्टेंस, लेंथ ना। और लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल L। पावर क्या है 2, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, L⁻²। अब याद रखना यहाँ पे M और T दिख रहा है क्या आपको, नहीं है ना, M और T। तो अगर M और T नहीं हो तो M⁻0 और
t⁻0 ऐसा लिखते हैं। अगर नहीं हो तो मैंने इसलिए बोला ना, सारे के सारे मैंने वहां दिए नहीं है टेबल में जानबूझ के, कुछ हमको यहाँ भी करने, नोट्स में तो है ही, यहाँ भी करने। एल मतलब कौन, लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर, तो ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। दूसरा 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 वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम L⁻3, ऐसा ही होता है ना, L⁻3। डायमेंशन क्या आएंगे इसके, m0, L3, T0, यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब। गुड। फिर हमने अब भी देखा था स्पीड, स्पीड v से डिनोट करता हो स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब एल अपॉन टाइम, ऊपर जाएगा तो -1, तो m था क्या यहाँ पे, नहीं, तो m0 L1 t-1। L मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। फिर हम लोग देख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था, स्पीड अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड खुद क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वापस एक बार टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये m⁻0, डिस्टेंस मतलब l, और टाइम⁻2, लेकिन डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो -2, तो m0 L1 t-2। l मतलब, l मतलब l, l का ऐसा यूनिट, l का ऐसा यूनिट मीटर, और इसका सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। देन अगला, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास, मास मतलब m⁻1। एक्सेलरेशन तुमने अभी फाइंड किया, L1 t-2, तो L1 t-2, -1 नहीं, -2, है ना। सिर्फ मास⁻1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मास भी है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m1 L1 t-2। m मतलब मास तो है, लेकिन ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी। एल मतलब मीटर, और सेकेंड स्क्वायर, लेकिन सेकेंड स्क्वायर कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि टाइम रेशियो क्या था, -2, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को तुम बोलते हो न्यूटन, क्या बोलते हो इसको, न्यूटन। तो जहां भी न्यूटन सुनोगे मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। चलो अभी अगला, अभी आगे ले लेते हैं हम लोग डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, मास अपॉन, मास अपॉन वॉल्यूम। और आपको पता है डेंसिटी को डिनोट कौन से लेटर से करते हैं, ये एस नहीं है, इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो चलो मैं वापस बता देता हूँ। हम कुछ ग्रीक लेटर्स हैं, जैसे ABCD इंग्लिश लेटर है, वैसे हमारे भी लेटर्स है, वैसे ग्रीक लोगों के भी लेटर थे। जैसे इसको बोलते हो अल्फा, इसको बोलते हो बीटा, ओके, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं थीटा,
ओके, ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे फिर एक ये भी है, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और एक ऐसा है, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो डेंसिटी के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? रो। तो अभी जहां भी रो ये दिखेगा मतलब कौन है? डेंसिटी। तो रो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m रेज टू 1, वॉल्यूम मतलब l रेज टू 3, और वो l रेज टू 3 गया ऊपर, तो क्या हो गया? -3। तो m1 l -3 और t रेज टू 0। m किलोग्राम में होता है, ये मीटर में होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आ गया? ये बन गया डेंसिटी। देन उसके बाद एक और आप देखोगे, जिसको आप बोलोगे मोमेंटम। क्या बोलोगे? मोमेंटम। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पीड, वेलोसिटी। ये भी वॉल्यूम है, ये भी वेलोसिटी है। मास मतलब m रेज टू 1। वॉल्यूम हमने पहले फाइंड करके रखा है। सॉरी, वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? L1 t-1। तो L1 t-1। m मतलब किलोग्राम, L मतलब मीटर, और टाइम मतलब सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बराबर? इजी है ना? सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। और मैं वापस बोल रहा हूँ, नहीं भी याद रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसके लिए पहले चैप्टर में सारे फॉर्मूला दे दिए कि थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। ये हो गया मोमेंटम। अब जैसे वर्क, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, अभी फोर्स हमने फाइंड किया था क्या? किया ना, यहीं पे किया है। क्या है फोर्स के डायमेंशंस? m1 l1 t-2। और डिस्टेंस मतलब लेंथ। लेंथ मतलब l रेज टू 1। तो l रेज टू 1 और l रेज टू 1, तो क्या हो गया? l रेज टू 2। तो यहाँ पे लिखोगे m1 l2 t-2। m1 l2 t-2। m मतलब किलोग्राम, ये आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को तुम बोलते हो जूल। क्या बोलते हो इसको? जूल। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज जूल। बराबर है यहाँ तक? अभी अगला अगला आएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ तो नंबर है, नंबर के डायमेंशन नहीं होते। m मतलब मास, मतलब m रेज टू 1। v मतलब वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी खुद क्या था? L1 t-1। उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो क्या होगा? L2 t-2। बराबर? m मतलब किलोग्राम, l मतलब मीटर, और 10 मतलब सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर लेकिन इसी को तुमने क्या बोला था? जूल। तो ये भी किस में आएगा? जूल। मतलब वर्क और काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन क्या है? सेम। यूनिट भी क्या है? सेम। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी Pe इक्वल टू mgh। m मतलब मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस अभी हमने फाइंड किए थे, क्या है? L1 t-2, L1 t-2। तो मास हो गया। अब जी कौन है? L1 t-2। L1 t-2। और h कौन है? हाइट। हाइट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? l। तो l रेज टू 1। L1 और L1, L2 t-2। तो ये क्या आ जाएगा? किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये भी किस में आएगा, जूल। करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इन सबके डायमेंशंस क्या है, सेम है। बराबर। तो डायमेंशंस मतलब समझ में आया, डायमेंशंस क्या है, याद है आपको, डिराइव्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमको जब डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स निकालने होते हैं, जैसे स्पीड के यूनिट निकालने हैं, एक्सीलरेशन का निकालना है, या फोर्स का निकालना है, तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में कुछ लिखते हैं नंबर्स। उन नंबर्स को क्या बोलते हो, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आर द नंबर्स to which fundamental units must be raised in order to obtain units of derived quantities। मैंने एग्जांपल आपको दिया था, वापस बता देता हूँ। अगर एरिया है और मुझे एरिया के यूनिट्स निकालने हैं, तो पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइड स्क्वायर। साइड मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ। लेंथ को क्या लिखते हो, एल, एल रेज टू 2। एम और टी मास है क्या, नहीं, तो 0। टाइम है क्या, नहीं, तो 0। एल मतलब लेंथ, लेकिन लेंथ होता है मीटर में, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम, बताओ अभी आप लोग बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। तो क्या आएगा, डायमेंशंस क्या आएंगे, m0, l3, t0, और यूनिट क्या आएगा, मीटर क्यूब। चलो गुड। तो मुझे बताओ स्पीड क्या आएगा फिर, क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मास तो है नहीं, m⁻�0, डिस्टेंस अपॉन टाइम l1 t-1, और यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या थे, l1 t-1, बराबर, पक्का, श्योर, हाँ, -2 आएगा, वो पता है। लेकिन पिछले केस में मैंने आपको एक्सेलरेशन बोला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, यहाँ पे बोल रहा हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी क्या हो गया, m0 l1 t-1, और नीचे कौन है, टाइम, और ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो t-1 और -1 तो कितना हो गया, -2, ये आ जाएगा t-2। यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। उसके बाद फोर्स, बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब m1, एक्सेलरेशन तुमने अभी फाइंड किया, l1 t-2। तो बताओ यूनिट किलोग्राम मीटर पर, इसको क्या नाम दिया था, न्यूटन, बराबर। डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m1, वॉल्यूम मतलब l3, ये ऊपर गया तो m1l-3। m मतलब मास, मीटर नहीं, वो मास है, मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी ये आखिरी अगर तुमने सही बता दिया तो फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स m1 l1 t-2, डिस्टेंस मतलब लेंथ, वापस से l⁻1, तो l⁻1 और l⁻1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, इसको क्या नाम दिया था, गुड, वेरी गुड। तो आपको डायमेंशंस फाइंड करने आ गए, आपको यूनिट्स भी फाइंड करने आ गए, गुड। अच्छा हो गया सब अच्छे से, जरूरत है रिपीट करने की, नहीं, पक्का। तो अब ये डायमेंशन जो हमने फाइंड किए, इसके कुछ यूजेस भी है।
ये तो एक यूज था ही। डायमेंशन से हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स निकाल सकते हैं। वर्क डिराइव्ड है, यूनिट्स मिल गए। डेंसिटी डिराइव्ड है, यूनिट्स मिल गए। फोर्स भी डिराइव्ड है, उसके भी यूनिट्स मिल गए। एक्सेशन के भी यूनिट्स मिल गए। लेकिन इसके अलावा भी देर आर 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस जिसको हमने बोला है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 इंपॉर्टेंट यूजेस है। नंबर 1, टू चेक द करेक्टनेस to check the correctness of a given physical equation of a given physical equation। अब इसका मतलब क्या है वो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन याद है क्या? काइनेमेटिक्स के इक्वेशन याद है? नहीं। काइनेमेटिक्स क्या है ये पता है? नहीं पता तो नहीं पता है, पता है कि नहीं वो बताओ। नहीं। चलो एग्जांपल लेते हैं फिर। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है। रेस्ट पे होना मतलब स्पीड कितना होना? 0। उसका इनिशियल स्पीड कितना है? 0। इनिशियल स्पीड को हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं u। अब वो मूव होना स्टार्ट हुआ विथ सम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखते हैं आप a से। हमको ये पता करना है कि 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना होगा। ये u क्या था? इनिशियल स्पीड। हमको स्पीड कब फाइंड करना है? 2 सेकंड के बाद। उसको मैं क्या बोलूंगा? v मतलब क्या है? फाइनल स्पीड। तो v इक्वल टू यू प्लस at, इसको बोलते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन, और मोशन के 3 इक्वेशन मतलब इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। तो पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस at। ये तुमको क्या बताता है? फाइनल स्पीड। v क्या है? फाइनल स्पीड। u क्या है? इनिशियल स्पीड। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? टाइम। और s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये तीनों जो इक्वेशंस है, ऐसे बहुत सारे और इक्वेशन आएंगे 2 साल में। तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट तब होता है, कोई भी इक्वेशन करेक्ट तब होता है जब इस इक्वेशन में, अब पहला इक्वेशन है, कितने टर्म्स है इसमें? 3। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे 2। तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट तब होता है जब इसमें जितने भी टर्म्स हैं, सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या आने चाहिए? सेम। v क्या था? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब L1 t-1। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, वो भी क्या है? L1 t-1। a क्या है? एक्सेलरेशन, मतलब L1 t-2। लेकिन टाइम क्या है? t1। तो t-2 प्लस 1 मतलब कितना? t-2 प्लस 1 मतलब t-1। तो इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस क्या आ गए? सेम। तो इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। तो ये पहला एप्लीकेशन है। आपको अगर इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है ये बताना है, तो आपको क्या करना है? एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशन चेक करने हैं। सेम आ गए तो करेक्ट, नहीं आया तो रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं इसको ऐसा लिखता हूं। अभी करेक्ट है क्या इक्वेशन? नहीं। v और u, इसके डायमेंशन क्या आएंगे? L1 t-1। a अपॉन टी, ए क्या है? L1 t-2 अपॉन टी। ये t जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? t-3 नीचे क्या था? t1 था, ऊपर क्या हो गया? -1। तो -2 और -1 कितना हो गया? -3। तो इसके डायमेंशन क्या है? L1 t-3। इसके कितने हैं? सेम है क्या? तो इक्वेशन करेक्ट है क्या? नहीं, रॉन्ग है इक्वेशन।
तो पहला एप्लीकेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। तो याद रखना, सारे के सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या आना चाहिए, सेम। तो in any equation relating different physical quantities, if the dimensions of all the terms on both sides of equation are same, then the equation is said to be dimensionally correct. So in any equation relating different physical quantities, if 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 the dimensions of all the terms on both sides are same, then the equation is said to be dimensionally correct. Then the equation is said to be dimensionally correct. Said to be dimensionally correct. और इसी एप्लीकेशन का और एक नाम है, इसको बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। दिस इज आल्सो नोन एज this is also known as principle of homogeneity of dimensions. Principle of homogeneity of dimensions. अब ये homogeneity of dimensions का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में भी आएगा ये। केमिस्ट्री में भी आप दो चीज बार बार सुनोगे, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस यूनिफॉर्म, वेरी गुड। मतलब हर जगह पे सेम, उसको बोलते हो होमोजीनियस। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा, जो एग्जाम्पल हमने लिया था, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अगर आप s मतलब क्या होता है पता है? डिस्टेंस। मतलब क्या होता है? l⁻⁴ ut, u इंटू टी। u मतलब l1 t-1, और t मतलब, तो t-1 और +1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, वेरी गुड। तो क्या बचा? l1। तो s के डायमेंशंस और ut के डायमेंशंस क्या है? l1। और अभी AT स्क्वायर के देख लेते हैं। हाफ तो नंबर है, नंबर के डायमेंशन होते हैं क्या? नहीं। a के डायमेंशंस क्या थे? l1 t-2, और t स्क्वायर के कितने हैं? t⁻²। तो t⁻² और +2 कैंसिल हो गया, वेरी गुड। तो डायमेंशंस क्या आ गए इसके भी? l1 है। होमोजेनियस मतलब सेम एवरीवेयर। यहाँ पे तुम देखोगे एच के डायमेंशंस, यूटी के डायमेंशंस और हाफ AT स्क्वायर के डायमेंशंस क्या है? सेम है। और हर जगह पे सेम होना मतलब क्या? होमोजेनियस। तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या है? होमोजेनियस। इसके लिए इसको क्या बोला है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। गुड। अगर कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें हर एक टर्म के डायमेंशन सेम नहीं है, तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है क्या? नहीं होगा। वेरी गुड। तो अगर आप चेक करोगे v इक्वल टू यू प्लस AT, वो भी करेक्ट आएगा। v² इक्वल टू u² प्लस 2AS, वो भी करेक्ट आएगा, क्योंकि डायमेंशन सब हर एक टर्म के क्या आते? सेम। तो ये था एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 2 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन नंबर 2 इज, क्या लिखा है देखो, क्या बोला है वहां पे? टू रिलेट इक्वेशन। एप्लीकेशन नंबर 2, to establish the relationship between related physical quantities. To establish relationship between related physical quantities, between
रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ क्यों। देखो बहुत बार ऐसा होगा, अगर आप सीईटी या जेडबल या नीट एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे हम लोग। तो अगर आपको सेकंड एप्लीकेशन पता है तो क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मूला खुद डिराइव कर लोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, और क्योंकि वही एग्जांपल आगे भी काम में आएगा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वही लेंगे वापस से। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम नहीं पता ऐसा कितने लोग हैं पेंडुलम पता ही नहीं है भाई? पेंडुलम घड़ी देखो कि बड़ी घड़ी उसके नीचे ऐसा कुछ होता है। चलो छोड़ दो पेंडुलम। झूले पे बैठे हो कभी? हाँ, वही वही पेंडुलम होता है, स्विंग। अब होता क्या है इसमें, ये पेंडुलम है मतलब एक रस्सी है, उसके नीचे एक हैवी बॉल है, मेटल का बॉल होता है ये। जो गड़बड़ किया अगर उसको मारा तो जोर से लगता है। तुमको नहीं बोला, बता रहा हूँ। तो गड़बड़ करना नहीं। मैं मेरे पास एक पेंडुलम हमेशा होता है, हमेशा रखता हूँ मैं। गड़बड़ किए अगर, तो अगर गड़बड़ किए तो ये है स्प्रिंग मतलब रस्सी, और नीचे वैसे स्पीयर होता है, अभी मेरे पास स्पीयर तो है नहीं, तो इसको पेंडुलम मान लो। अब अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ पे लाता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेशन। अब यहां से स्टार्ट हुआ, वहां पे गया, वापस यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन के लिए जितना भी टाइम लगेगा, लिए ना टाइम, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, जो भी टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब सपोज ऐसा एक क्वेश्चन है एग्जाम में, और आपको पूछा है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करो, और आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। देखो क्या था, ये एक्चुअली ऐसा था, हमने इसको यहाँ लाया और हमने इसको छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर ये यहां से यहां गया, मतलब ए पॉइंट से बी पे आया, और बी से वापस कहाँ गया? ए पे। ये क्या है? वन ऑसिलेशन। हमको क्या फाइंड करना था? एक ऑसिलेशन का टाइम। और याद रखना, एक चक्कर पूरा हुआ ना, तो टाइम के लिए कभी भी कैपिटल यूज करते हैं। अगर एक चक्कर पूरा नहीं हुआ ना, तो टाइम के लिए स्मॉल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्मॉल टी। तो यहाँ चक्कर पूरा हो गया था, यस, अरे हुआ ना, ए से बी, बी से ए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी। क्लियर? अब ये कैपिटल टी किस किस पे डिपेंड कर सकता है, सोचो। पहली बात तो ये है, इसके पास एक रस्सी है, रस्सी का लेंथ है, तो लेंथ पे डिपेंड हो सकता है, हो सकता है। इसके पास एक हेवी बॉल है, उसका मास है, तो मास पे डिपेंड हो सकता है, यस हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन तो ये था कि ये रस्सी है, तो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, यस। इसके पास मास है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है, यस। लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि जब मैंने इसको छोड़ा तो इसने क्या परफॉर्म किया? ऑसिलेशन। क्यों किया? दैट इज इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी। और जब तक पकड़ के रखा है मैंने, तो स्पीड कितना है? 0। जैसे ही छोड़ूंगा स्पीड बढ़ते गया। देखो जैसे इसको छोड़ा, इसका स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, और यहाँ से वापस कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, 0। वापस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, मैक्सिमम, फिर कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, 0। मतलब स्पीड क्या हो रहा है? चेंज। स्पीड चेंज होना मतलब क्या? एक्सेलरेशन, है ना? गाड़ी का स्पीड चेंज करने के लिए क्या करते हो? एक्सीलरेटर घुमाते हो। उसका नाम एक्सीलरेटर इसके लिए दिया क्योंकि वो काम क्या करता है? स्पीड चेंज करने का। मतलब ये टाइम पीरियड एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो टाइम पीरियड है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर सकता है, चौथा कुछ है ही नहीं। क्या है? कुछ है इसके बाद और? लेंथ था, हमने ले लिया, मास था वो भी ले लिया, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ले लिया। अभी और कुछ तो बचा ही नहीं।
तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर सकता है, करेगा कि नहीं पता नहीं, कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि टाइम पे डिपेंड कैसे कर रहा है वो भी नहीं पता। मतलब m⁻1 है कि m⁻⁻1 है, या फिर m⁻2 है या -2, तुमको पता है क्या? नहीं। तो हम एक काम करेंगे, m⁻x बोल देंगे। एक्स वाई जेड यूज करो, ए बी सी यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। सिमिलरली टाइम पीरियड और किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। लेकिन कैसे कर रहा है पता है? नहीं। तो फिर l⁻y। और किस पे डिपेंड कर सकता है? g⁻z। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तीनों का क्या है? सेम है, तो मैं तीन इक्वेशन क्यों लिखूंगा? फिर मैं बोलूंगा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m⁻x l⁻y g⁻z। और अगर हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, पता है? के। बराबर। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी अभी पहले एप्लीकेशन में हमको क्या बताया कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशंस क्या आने चाहिए? सेम। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, राइट? दो ही साइड्स है, दो ही टर्म्स, राइट? तो अब इसके लिख लेंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशन लिखोगे तो टाइम के डायमेंशंस क्या आते हैं? t⁻1। और m और l है क्या यहाँ पे? नहीं है ना? नहीं है, मतलब क्या है? m0 l0 इक्वल टू के। तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते। m क्या है? मास। हाँ, कुछ कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन होते भी है, वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल k के डायमेंशंस नहीं है। m क्या है? मास। m क्या है? मास। रेस टू क्या करोगे? x, क्योंकि पावर में क्या था? x। l क्या है? डिस्टेंस, लेंथ। लेंथ मतलब l। रेस टू क्या लिखोगे? g क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन l1 t-2 रेस टू z। तो therefore m⁻0 l⁻0 t⁻1 m⁻x l⁻y l⁻z t⁻-2z। बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है? एडिशन। m⁻0 l⁻0 t⁻1 इक्वल टू m⁻x l⁻y प्लस z t⁻-2z। लेकिन अभी अभी एप्लीकेशन नंबर 1 ने हमको क्या बताया कि अगर इक्वेशन है तो दोनों साइड के डायमेंशंस क्या है? सेम है। मतलब यहाँ का जो m का पावर है और वहां का जो m का पावर है क्या आना चाहिए? सेम। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। l⁻0 और वहां पे l⁻2 क्या है? y प्लस जेड। तो y प्लस जेड हमको क्या मिलना चाहिए? 0। और यहाँ पे t का पावर क्या है? 1। वहां पे क्या है? -2z। तो z हमको क्या मिलना चाहिए? -1/2। और ये -1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे z की वैल्यू, तो y प्लस जेड मतलब y -1/2 इक्वल टू, तो y इक्वल टू 1/2। तो आपको मिल गया x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू माइनस -1/2 आया था ना? यस। तो z का वैल्यू आया था -1/2। और ये सारे वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? t इक्वल टू के m⁻x x की वैल्यू क्या आई? 0। l⁻y क्या आया? और g⁻−1/2। m⁻0 मतलब 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो k l⁻1/2 g⁻−1/2 नीचे आके क्या हो जाएगा? +1/2। आपको पता है रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है? रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। रेस टू पावर में हाफ मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू के √l/g, क्योंकि g और l दोनों का पावर क्या था? हाफ का। बन गया फॉर्मूला। मुझे फॉर्मूला याद नहीं था लेकिन बना लिया।
और ये जो के की वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हो, और वो आती है 2 पाई। क्या आती है वो? 2 पाई। और याद रखना, जो भी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से फाइंड हो उसको फिजिक्स में बोलते हैं इंपिरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो बन गया फॉर्मूला T = 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो सेकेंड एप्लीकेशन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुमको अगर फॉर्मूला याद ही नहीं है तो बना लो फिर। तो हमने कैसे बनाया? हमने बोला कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 3 चीजों पे डिपेंड कर सकता है, करेगा कि नहीं बाद में समझेगा। मास पे, लेंथ पे और जी पे। टाइम नहीं, जी। टाइम ही तो फाइंड करना है ना। तो m⁻⁴ l⁻⁴ g⁻z। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या लिखोगे? कांस्टेंट। m मतलब क्या था? मास। तो मास रेज टू x, लेंथ रेज टू y, और g क्या था? एक्सेलरेशन। मतलब L1 t-2 रेज टू z। m⁻⁴ l⁻⁴ l⁻z और t⁻⁻2z। बेस सेम, तो पावर का क्या किया? एडिशन। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टाइम था, और क्योंकि फिजिक्स के इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या होते हैं? सेम। तो जो m का पावर यहाँ पे है 0, और वहां पे क्या होना चाहिए? सेम। तो x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0। y प्लस z क्या मिलना चाहिए? 0। और 1 क्या मिलना चाहिए? -2z। तो x 0 और z -1/2, वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y कितना मिलेगा? 1/2। तो x 0, y 1/2 और z -1/2। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो वापस, बन गया फॉर्मूला, रेडी है ना? पक्का। तो तीसरा एप्लीकेशन हम लोग कल करेंगे।